प्रक्रिया में न्यायिक ढांचे को हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत का न्यायिक ढांचा है क्या। देखिए, भारत के अंदर जो न्यायिक ढांचा है ये सबसे ऊपर जो आ जाता है वो आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च अपने आप में ही आप हिंदी का वर्ड है जिसको सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर है, जो वो सबसे ऊपर कहलाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हो। भारत के अंदर एक होगा, यानी पूरे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो पूरी जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको कवर करने वाला, उसको होल्ड करने वाला है। उसके बाद इसकी हेल्प के लिए अन्य राज्यों के अंदर कुछ न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय, जो वर्तमान में 25 है। तो अभी वैसे तो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा शेड्यूल बनकर आया हुआ है जिसमें कि कुछ राज्यों ने शेयर किया हुआ है दूसरे राज्य का उच्च न्यायालय। इसके बाद जो नीचे आ जाएगा तो वो आ जाएगा आपका जिला एवं सत्र न्यायालय। इसके बाद जो जस्ट नीचे आ जाएगा, सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया है वो है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है, देखिए, एक ग्राम की भी हो सकती है, मतलब एक गांव की भी हो सकती है, और ये कह सकते हैं कि 3-4 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत भी बना सकते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होने वाला है। भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की बात करें तो 25 है, और इन सबको जो होल्ड करता है सबसे सर्वोच्च जो है वो एक है सर्वोच्च न्यायालय। अब यहां पर एक छोटी सी प्रक्रिया और समझ लीजिए, ये है आपकी अभिलेख न्यायालय और दूसरा अधिनिस्थ न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है कुछ ऐसे अभिलेख जो नियम कानून के रूप में बनाए गए हों और वो भारत के तकरीबन सभी जो न्यायालय हैं उनमें मान्य हो, उन्हीं के द्वारा भारत का जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको होल्ड होता हो, उसी के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को चलाया जाता हो। तो ये कह सकते हो आप। सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून बनाएगा उसको कुछ हद तक, क्या सभी हद तक, पूरे देश के जितने भी न्यायालय हैं उनको मानने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी न्यायिक प्रक्रिया को चलाना पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के बनाए कानून उच्च न्यायालय मानता है और उच्च न्यायालय के बनाए हुए कानून जिला एवं सत्र न्यायालय और जो मुंसिफ कोर्ट होते हैं वो भी मानते हैं, और उसके साथ साथ न्याय पंचायत भी मानती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे के न्यायालय हैं जिसमें जिला न्यायालय और ये आ जाएगा आपका मुंसिफ कोर्ट और न्याय पंचायत आ जाएंगी, ये अधीनस्थ न्यायालय हैं क्योंकि खुद अपने नियम कानून नहीं बनाते, अपने नियम कानूनों के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ये या तो डिपेंड होंगे जो स्टेट का उच्च न्यायालय उस पर, ये डिपेंड होंगे सर्वोच्च न्यायालय पर। जो सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही न्यायिक प्रक्रिया को चलाएंगे, और या उच्च न्यायालय जिसके अंडर ये आते होंगे। तो भारत के अंदर आपको ये मिल सकते हैं जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और उसके साथ साथ न्याय पंचायत या अधीनस्थ न्यायालय, और मुंसिफ न्यायालय जो होते हैं ये भी अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। कुछ हद तक आप इसको भी कह सकते हो क्योंकि ये अपने नियम तो बनाता ही है स्टेट के लिए, लेकिन भारत की जब भी बात आती है तो तब ये सर्वोच्च न्यायालय के नियम कानूनों को ही फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भारत का न्यायिक ढांचा है वो आप समझ गए होंगे किस टाइप से। सबसे ऊपर सर्वोच्च, जस्ट नीचे उच्च न्यायालय आ जाएगा, और उसके बाद फिर जिला न्यायालय, उसके बाद मुंसिफ कोर्ट, और उसके बाद आ जाएंगे ग्राम पंचायत के जो न्यायालय होते हैं वो आ जाएंगे। इसके इतिहास की बात करूं, इतिहास इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इतिहास के बारे में। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कंपनी को होल्ड करने के लिए आया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाकर यहां पर भेजा गया था। तो उसी के तहत भारत के अंदर सबसे पहला 1774 में कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। जो सर्वोच्च होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो उच्च होता है, उच्च छोटा होता है, इसको हाई कोर्ट कहा जाता है। तो हम इसको एस और एच करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, के सबसे पहले न्यायाधीश बने थे। यदि बात करते हैं उच्च न्यायालयों की, तो उच्च न्यायालयों के लिए जो अधिनियम आया था वो आया था 1861 ईस्वी में। तो 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय के लिए अधिनियम आया। सर्वोच्च न्यायालय के जब स्थापना की गई थी, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं,
अंग्रेजी शासनकाल में, तो उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसके तहत कोलकाता में की गई थी। ये जो उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, इसके तहत सबसे पहले मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इन 3 जगह एक ही सन में 1862 ईस्वी में सबसे पहले उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। और आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो तो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी पता होना चाहिए कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसके जस्ट कुछ दिन ही बाद 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी गठन हो जाता है। भारत में बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो जो संविधान है, संविधान के अंदर सबसे ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का लिया गया है। इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है मिनी संविधान। तकरीबन 70% जो भाग है भारतीय संविधान के अंदर, वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसी के तहत भारत के अंदर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में। और यही फेडरल कोर्ट आगे जाकर जो आज वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहलाता है 1950 ईस्वी में। तो ये तो हुई हिस्ट्री की बात। यहां से इतने ही क्वेश्चन आपके पैट के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने इतने इंक्लूड किए हैं। बाकी आगे पढ़ लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी प्रक्रिया के बारे में। आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने, जितना भी यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप यदि आसानी से समझोगे, थोड़ा सा आपको दिमाग को हिला सकता है, तो आप जरा पेशेंस करके बैठिए, थोड़ा सा बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा भाई इसका भाग कौन से भाग में दिया गया है। अनुच्छेद पूछा जाएगा कौन से अनुच्छेद में दिया गया। तो भाग की बात करेंगे तो भाग 5 में संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 भाग में के जो 5वां भाग है, 5वें भाग के अंदर ही बताया गया है अनुच्छेद, भाग 5 में बताया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसकी कार्य शक्तियां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के बारे में बताया गया है 124 से लेकर 147 तक। ये लिया कहां से गया है, तो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, अलग अलग देशों से हमने भारतीय संविधान में के अंदर कुछ ना कुछ लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना संविधान को बनाया है। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो ये हमने अमेरिका के संविधान में के अपने संविधान में डाला है। जैसी प्रक्रिया वहां पर थी वही प्रक्रिया को हमने यहां फॉलो किया है। गठन की बात करूं तो गठन इसकी देखिए स्थापना होती है 26 जून, ये 49 है, 26 जून 1949 को होती है और इसको लागू यानी इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था, तो 28 जनवरी 1950 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर देता है। देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, हम गणतंत्र हो जाते हैं और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये भी कार्य करना स्टार्ट कर देता है। न्यायाधीशों की बात करूं तो न्यायाधीश जो है इसके अंदर वर्तमान में जो शेड्यूल है वो 33+1 का है। जब इसको बनाया गया था 28 जनवरी 1950 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस टाइम पे 7+1 का था, 1 मुख्य और 7 अन्य। अभी की बात करें तो 33 अन्य है और 1 मुख्य है। तो ये शेड्यूल है, इसमें जो 33 होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश की हेल्प करने के लिए, क्योंकि पूरे भारत की जितने भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, जितने भी केस वगैरह होते हैं उन सबको होल्ड करने के लिए होते हैं, उन सब के बारे में सुनने के लिए होते हैं, इसलिए काफी सारे न्यायाधीश इसके अंदर रखे गए हैं। तो 33+1 का शेड्यूल है। नियुक्ति की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, देखिए यहां पर समझना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और जी अन्य न्यायाधीश, ये जो मैंने 33 बताए हैं और 1, इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहां पर जो नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको कॉलेजियम प्रक्रिया कहा जाता है। कॉलेजियम प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए नॉर्मली हम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो इसकी नियुक्ति दे देता है, लेकिन जब अन्य की बात आती है तो अन्य के लिए राष्ट्रपति को इस कॉलेजियम में जितने भी सदस्य होते हैं उन सब से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर जो होते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ साथ 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर कॉलेजियम ग्रुप बनाते हैं और इसी ग्रुप से सलाह लेकर जो राष्ट्रपति है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। ये है, बाकी आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। इसमें फैसला दिया गया था कोलेजियम प्रक्रिया के लिए, तो कई बार इसके बारे में बात भी कही है। आपको पैट में इसके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ यहां पर देख लेना, ये राज्यों की बात होगी तो राज्यों में उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो वो भी सेम यही प्रक्रिया है, जहां पर आपका राष्ट्रपति और उसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश मिलकर उसकी सलाह पर जो राज्य होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अर्हताओं की बात करें, यदि किसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है, इन 34 में बनाना है, या तो मुख्य या 33 बनाना है, तो उसके लिए अर्हताएं क्या है। वैसे तो शेड्यूल ये है कि मुख्य तब बनता है जब वो जो 33 है, 33 में काफी दिन एक्सपीरियंस ले लेता है, और एक्सपीरियंस लेने के बाद जब काफी साल हो जाते हैं तो फिर उसको मुख्य बना दिया जाता है। अभी की बात करें तो अभी जो इनकी अर्हताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा। 10वीं बारी में जो हेडिंग बनाते थे उसमें टॉपिक लिखते थे तो उसमें ये पूछा जाता था, बाकी यहां पर नहीं पूछा जाएगा। उच्च न्यायालय में देखिए यहां पर क्या कहा गया, उच्च न्यायालय, मैंने शुरू में ही कहा था उच्च और सर्वोच्च आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सर्वोच्च और यहां पर हाई कोर्ट की बात करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहां पर बात कही गई है हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक, यहां पर ऐसे कहा जाता है 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त रहा हो। कहां पर, हाई कोर्ट में। ऐसे भी कह सकते हो कि 10 वर्ष तक लगातार हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त रहा हो, चाहे मुख्य में चाहे अन्य में। उसके बाद बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम उसको 10 वर्ष का सरकारी वकील के रूप में इतना ज्ञान हो, एक्सपीरियंस हो 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष तक वकालत का तजुर्बा हो, तब जाकर उसको कहां रखा जाता है, इन 33 में रखा जाता है, या ये कहें कि इन 34 में इनको रखा जाता है। तो ये इनकी अर्हताएं हैं, यही आपसे पूछी जाती है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। आगे बात करते हैं न्यायाधीश का कार्यकाल। जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात हुई है, या ये कहें कि सर्वोच्च न्यायालय यदि हम पढ़ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जो 33+1 का शेड्यूल है उसमें उनके कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, कहीं पर भी संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया। ना तो ये बताया गया है कि इसका 2 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा या 15 वर्ष का होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि इसकी जो रिटायरमेंट की उम्र है, जब भी ये 65 वर्ष का हो जाएगा तो अपने पद से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो 2 दिन के लिए बना हो चाहे 4 साल के लिए बना हो। तो अधिकतम उम्र बताई गई है कि जब भी ये 65 वर्ष का हो जाएगा तभी रिटायरमेंट ले लेगा। उससे नीचे इसका कोई शेड्यूल नहीं बताया गया कितनी न्यूनतम होनी चाहिए और कितने वर्ष का कार्यकाल। पद की बात करें, पद से हटाने के लिए 124, ये 124 का 4 है, 124 का 4 डी कह सकते हो आप। 124 डी नामक जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि इसको पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, और महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर महाभियोग चलाएंगी, और यदि वो 2/3 से पास हो जाता है, कुल सदस्यों के 2/3 से पास हो जाता है, तो फिर इसको पद से हटाया जा सकता है। वेतन की बात करें तो वेतन जो है ये बताया गया है 125 में, आर्टिकल नंबर 125 या अनुच्छेद नंबर 125 में वेतन के बारे में व्याख्यान किया गया है। वेतन जो मिलेगा इनको संचित निधि से मिलेगा, जो संचित निधि है उससे प्रोवाइड होगा, और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश जो हैं, जो मैंने 33 बताए थे, उन्हें मिलने वाला है 2.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन। तो ये वेतन का शेड्यूल है। बाकी आगे आ जाता है आपका प्रमुख अनुच्छेद, जो मैंने आपके पैट के लिए इंपोर्टेंट रखे हैं। देखिए मैंने पढ़ाया था आपको 124 से लेकर 147 तक जाता है, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ने हैं, जितने इंपोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे बस। 124(1) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, या ये कहें कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद से किया जाता, तो 124। 127 में कहा गया है तैधर्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तैधर्त न्यायाधीश कैसे होते हैं, जो मैंने अभी बताया ना 33+1 का। कई बार ऐसा होता है कि इनकी संख्या कम हो जाती है वर्तमान में। वैसे कहा गया कि अधिकतम संख्या तो 33 हो सकती है, लेकिन कई बार कम हो जाती है, रिटायरमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो उससे कम हो जाती है।
तो उस समय में जब सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा केस आ जाते हैं तो यहां पर अपनी हेल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालयों से न्यायाधीश को मंगाता है और यहां पर न्यायिक प्रक्रिया में जो डिसीजन लेने होते हैं उनमें भाग लेते हैं वे सारे के सारे, उसी के लिए रखे जाते हैं अस्थायी रूप से। यही तैधर्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए पूरी प्रक्रिया की बात करें जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन तैधर्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो ली गई है फ्रांस से, और ये आर्टिकल नंबर आ जाएगा 127। 129 की बात करें तो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जितने भी नियम कानून बनाएगा वो सब कहीं ना कहीं जो नीचे के न्यायालय हैं उनके प्रति मान्य होंगे वे सभी के सभी। इसके नियम कानूनों को फॉलो करना, इसलिए अभिलेख न्यायालय जो भी नियम कानून बनाएगा उन्हीं को फॉलो करके सारी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी पूरे देश की। 143 की बात करें तो 143 के अंदर कहा गया है परामर्श संबंधी अधिकार, और किसको देगा? ये देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा, और इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। परामर्श दिया तो जरूर जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे परामर्श ले सकता है, किसी भी मुद्दे पर ले सकता है, वो देश का हो सकता है, जनहित का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर कहा गया। 137 की बात करें तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के आदेशों का पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? मान लीजिए एक केस है कोई भी जो हाई कोर्ट के द्वारा जिसमें 2 वर्ष तक की सजा सुना दी गई, किसी को 2 वर्ष की सजा सुना दी गई, तो अब वो जिसको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट के बाद उसके पास कोई और अपील करने के लिए कोर्ट नहीं है, तो वो जा सकता है इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां पर जाकर इसके खिलाफ अपनी अपील दायर कर सकता है कि भाई मुझे ये सजा गलत सुनाई गई है, या इसका दोबारा से आप पुनर्विलोकन करिए, हो सकता है कि इसमें कुछ और चीजें चेंजेस हो जाएं। तो यही होता है पुनर्विलोकन, यानी कि ये उच्चतम नहीं है, उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट अलग से डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दरअसल आर्टिकल नंबर जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में इसको रखा गया है, और मौलिक अधिकारों की आत्मा इसी को कहा गया है। और जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे, उन सब मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का जो अधिकार है वो या तो उच्च न्यायालय के पास है और या आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये दोनों ही इसकी संरक्षण कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का। इसके बाद जो आ जाता है उच्च न्यायालय आ जाता है। उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है जो प्रत्येक राज्यों में होना आवश्यक है। अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हमारे पास हैं, जिनकी संख्या 25 है। ये स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 25 है। यहां पर आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो J&K जम्मू एंड कश्मीर उसके पास है, और दूसरा आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर है और दिल्ली का बनाया गया था 1966 ईस्वी में। ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, इसलिए यहां पर अभी आप ये कह सकते हो कि ये यूटी में शामिल हुआ है जहां पर उच्च न्यायालय है। उससे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाता था तो उससे पहले क्वेश्चन इस तरह करके पूछा जाता था, एकमात्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है तो वो दिल्ली आता था, लेकिन अब यहां पर जम्मू कश्मीर भी इस श्रेणी में रखा गया है। भाग की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक दिया गया है। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है इस तरह से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम मैंने पढ़ा दिया, आपको शुरू में ही पढ़ाया था। ये 1861 ईस्वी में आता है और इसी के तहत मुंबई, कोलकाता, मद्रास इन उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है 1862 में। इलाहाबाद की पूछेगा तो ये 17 मार्च 1866 ईस्वी में आगरा में की गई थी, हालांकि उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद के अंदर। देश की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो बनी थी लीला सेठ, और किस में बनी थी तो हिमाचल प्रदेश में बनी थी पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ उच्च न्यायालय के अंदर। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आ जाएगा आपका गुवाहाटी का। गुवाहाटी जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कितने कितने राज्यों को, एक तो आ जाएगा एपी आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, इनका सभी का जो लगता है वो गुवाहाटी में लगता है, यानी असम में लगता है। तो इसका क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ी ब्रांच की बात करूं तो सबसे बड़ी जो ब्रांच है जहां पर सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं
160 अधिकतम हो सकते हैं, ये हैं इलाहाबाद के अंदर। वर्तमान में 93 है, अभी जो है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तब तक ये 93 है, ज्यादा से ज्यादा 160 हो सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता रखी गई है और अन्य न्यायाधीश की भी यहां सेम ही है, तकरीबन 62 वर्ष इसकी आयु के बाद ये रिटायरमेंट ले लेता है। हालांकि ये जो हुआ था 15वां संविधान संशोधन, उसके तहत इसको बढ़ाई गई थी। पहले जो थी, पहले ये 60 वर्ष ही थी। योग्यता की बात करें तो योग्यता इसको देखें क्या होनी चाहिए, इसकी 5-5 वर्ष का जिला न्यायालय में। अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो था उच्च न्यायालयों के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय में यदि किसी न्यायाधीश को नियुक्त होना है तो उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है 10 वर्षों तक। सेम इसी शेड्यूल में यदि उच्च न्यायालय में, यानी राज्य वाले जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों में यदि न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले उसे छोटे वाला, ये पिरामिड मैंने बताया था ना आपको, यहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, यहाँ हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। तो यदि हाई कोर्ट में बनना है तो पहले यहां पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 वर्षों का, या हाई कोर्ट के अंदर ही 10 वर्ष का सरकारी वकील के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तब आप बन सकते हो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश। वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका वेतन है 2.5 लाख रुपए और अन्य का है 2,25,000 रुपए। नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति, ये बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हो मुख्य और अन्य। जो मुख्य होते हैं, राज्यों के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का, जो भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी, और उसके साथ साथ राज्यपाल के परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अन्य की बात करें तो अन्य में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये जो मुख्य न्यायाधीश है राज्यों के अंदर, राज्यों में जो प्रमुख है, मेन न्यायाधीश है, उससे सलाह ली जाती है अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए, और इनको नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। लेकिन जब शपथ की बात आएगी तो शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है, आर्टिकल नंबर 229 के तहत। कुछ अनुच्छेद हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उच्च न्यायालय से संबंधित। उच्च न्यायालय का गठन जो किया जाता है 214 के तहत किया जाता है। 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है इसको। रिट कैसी होती है, मैंने आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाया। 32 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, यानी संविधान का संरक्षण के लिए रिट जारी की जा सकती है, और हमेशा रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। रिट दायर नहीं की जाती, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं, कहते हुए हैं रिट दायर होगी। रिट दायर नहीं होती, रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। याचिका दायर होती है, आप याचिका डालते हो तो उसके प्रति ही रिट दायर जारी होती है। 215 की बात करें तो यह अभिलेख के रूप में काम करता है। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं समझाया, संविधान के संरक्षण के लिए यह काम करता है और रिट जारी करता है। जो संविधान का संरक्षण मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो करते हैं, एक तो आपका राज्य स्तर पर तो करता है उच्च न्यायालय, और पूरे भारत के लिए जो करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये भी आपने याद रखना है। 215 की जब बात करेंगे तो अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको जाना जाता है। अभिलेख मतलब जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट कराया था, सेम उसी तरह ये भी है। इसके द्वारा बनाए गए नियम कानून जो जिला न्यायालय होते हैं उनको मान्य होते हैं। 233 की बात करें तो जिला जज की नियुक्ति की जाती है, और जिला जज की जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन सलाह कौन देता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, और जो सलाह का काम करता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट, तो अभी हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं और आप सुनते सुनते आप भी कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। तो जरा थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़िए आराम से। 231 में यह कहा गया है कि एक जो है, एक न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों का न्यायालय हो सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए जो गोवा है, गोवा के पास अपना खुद का न्यायालय नहीं है, तो उसने क्या किया है कि वो जो शेयर करता है वो मुंबई उच्च न्यायालय को करता है। महाराष्ट्र वाले मुंबई उच्च न्यायालय को करता है। तो इस तरह से है, जैसे गुवाहाटी वाला मैंने बताया, जो अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर जो है, वे जो शेयर करते हैं वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय को शेयर करते हैं। तो एक उच्च न्यायालय अनेक राज्यों का भी उच्च न्यायालय हो सकता है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने करंट अफेयर के रखे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैट में पूछे जा सकते हैं। ई लोक अदालत पिछले साल ये पूछा गया था आपका, शायद ई लोक अदालत नहीं पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो ई लोक अदालत की बात करेंगे तो ई लोक अदालत जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है। ई लोक अदालत का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। सुपैक पोर्टल जो है ये एआई आधारित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पोर्टल स्टार्ट किया गया है। प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश की बात करेंगे तो ज्योति मंडेला आ जाएगी। यदि आपसे ट्रांसजेंडर वकील पूछे जाते हैं तो पवन यादव आ जाएंगे। पाकिस्तान की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश पूछी जाएगी तो ये आयशा मलिक हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है। डिजिटल लोक अदालत की बात करें जो डिजिटल रूप में चलती है, ये राजस्थान की प्रथम लोक अदालत बनी है जो डिजिटल लोक अदालत है। और यदि लोक अदालत आपसे पूछ ली जाए कि इनका गठन कब किया गया था, यह किया गया था 6 अक्टूबर 1985 ईस्वी को। जनहित याचिकाएं हैं कौन जारी करता है, तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये ही कर सकते हैं। बाकी जो जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय या न्याय पंचायत जो होती हैं वे इसको नहीं जारी कर सकते, जनहित याचिका नहीं सुन सकते। और जनहित याचिका क्या होती है, मान लीजिए कोई पर्यावरण है, पर्यावरण के खिलाफ कोई फैक्ट्री वगैरह काम कर रही है और उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन खराब हो रहा है, तो उसके प्रति आप जनहित याचिका डाल सकते हो कि इस फैक्ट्री का यहाँ पर कोई काम नहीं है। या नॉर्मल कई बार ऐसा होता है कि कोई महिलाओं के प्रति कोई अपराध होते हैं या कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है धर्म के प्रति, उसके प्रति भी आप डाल सकते हो। इसको पोस्टल भी डाल सकते हो, काफी आपको राइट्स दिए गए हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट आपके लिए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो मैंने अभी 33+1 का शेड्यूल बताया था, और उसके साथ साथ 1950 में मैंने आपको बताया था, 1950 में 7+1 का शेड्यूल जो बताया था, जो 1 थे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे 1950 से लेकर 1951 था कि ये थे JS कन्या। पहली न्यायाधीश जो बनी थी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो आज तक कोई महिला नहीं बन पाई है, लेकिन न्यायाधीश के रूप में जो 33 हैं अन्य में शामिल हो गई थी, ये थी भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। जस्टिस उदय उमेश ललित की बात करेंगे तो ये वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाता है, करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके जस्टिस उदय उमेश ललित। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश की बात करें, ये थे KG बालकृष्णन, ये थे। बाकी सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं जो आपके पैट में पूछी जा सकती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं, पैट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, देखिए मैंने अर्थशास्त्र कराया है, बहुत अच्छे से कराया आपको। एक क्लास हालांकि उसकी है अभी बाकी, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, बीच में करा दूंगा, सोमवार तक वो आपको क्लास मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसी लगी। यहां तक आए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं तो जरूर एक कमेंट छोड़कर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।